हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आज है मंडे 24 जून के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आज के सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। आराम से रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली योग नीति किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? अब देखिए, अगर हम योगा पॉलिसी की बात करेंगे तो क्या होगा। कोई भी राज्य अगर योगा पॉलिसीज की बात करता है या लॉन्च करता है तो योगा को बढ़ावा देने के लिए या तो वो सब्सिडी देगा या फिर प्रोग्राम्स आयोजित करेगा, और इसके अलावा उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएगा, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। तो इस तरीके से भारत की पहली योग नीति, योगा पॉलिसी को लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आपको पता है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। इसके बाद उत्तराखंड सरकार में जो वहां के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अनाउंस किया है अपने राज्य की योगा पॉलिसी के बारे में। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड को हम एक योगा स्टेट के रूप में डेवलप करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड इंडिया का पहला राज्य बन गया है जिसकी खुद की योगा पॉलिसी है। ओके, अब देखिए उत्तराखंड करेगा क्या। तो उत्तराखंड को ग्लोबल वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा योग के माध्यम से। योगा सेंटर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, कोई भी इंडिविजुअल खोलना चाहता है, तो उसे 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी ताकि वो अपना योगा सेंटर खोल सके। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, इन पर रिसर्च के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एनजीओ को, रिसर्च सेंटर को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता राज्य सरकार देने वाली है। 2030 तक राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5 नए योगा हब्स राज्य में बनाए जाए। 2026 तक सभी आयुष वेलनेस सेंटर में योगा सर्विसेज की भी शुरुआत की जाएगी। स्पेशली 2 रीजन को जो कि उत्तराखंड में है उनको स्पेशली डेवलप किया जाएगा योगा हब के रूप में। एक है कुमायूं और एक है गढ़वाल एरिया। यहां पर 2 आध्यात्मिक सिटीज बनाई जाएगी और इन सिटीज को योगा, आयुर्वेदा और अध्यात्म के सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ये ऑल ओवर योगा पॉलिसी है। पहली बार किसी राज्य ने लागू की है या घोषणा की है। कौन सा राज्य है? तो यह है भारत का उत्तराखंड राज्य। आपको मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल योगा डे है उस पर जो मुख्य कार्यक्रम है, जो मेन प्रोग्राम है, वो आयोजित किया गया भारत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यहां पर भारत के पीएम ने भी भाग लिया था, नरेंद्र मोदी ने। यहां पर ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने एक साथ सामूहिक रूप से योगा करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों का योगा करने का जो रिकॉर्ड है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास जाता है। ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने यहां पर एक साथ योगा किया है। ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो इजराइल और ईरान की वॉर में लगातार हमने ऑपरेशंस को पढ़े हैं। इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, फिर ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया और अब फाइनली अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है मिडनाइट हैमर के नाम का। और आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने इजराइल के 3 जो न्यूक्लियर कमांड है वहां पर अटैक किया है। तो अमेरिका या यूएसए का एक ऑपरेशन है मिडनाइट हैमर, इसके माध्यम से इसने ईरान की 3 न्यूक्लियर कमांड पर अटैक किया। इन 3 न्यूक्लियर कमांड में मैं आपको एक पहले ही बता चुका हूं, नतांज को स्पेशली याद रखना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर कमांड थी ईरान की, जिसको डिस्ट्रॉय किया है यूएसए ने। वैसे तीनों कमांड की बात करते हैं तो फोर्दो एक कमांड है ईरान में, एक है नतांज और एक है इस्फहान। इन तीनों कमांड में से फोर्डो और नतांज पर डायरेक्ट इन्होंने अटैक किया है, बम गिराए हैं। और इस्फहान में इन्होंने मिसाइल से अटैक किया है। तो अमेरिका ने इसके लिए पर्टिकुलर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था मिडनाइट हैमर। आपको पता है, देखिए अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में या फिर हम बोले खाड़ी देशों में किसी को भी न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। क्योंकि देखिए अगर न्यूक्लियर पावर बनता है, जो खाड़ी देश है उनमें से कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर बनता है तो यहां पर बैलेंस बिगड़ेगा। बैलेंस सेंस अगर हम यहां देखें तो ऑयल भी इन्हीं के पास
और न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो भी इन्हीं के पास। तो आगे चलकर अमेरिका को ईरान और यही देश सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देंगे, अमेरिका को आंखें दिखाएंगे। इसलिए अमेरिका ये होने नहीं देगा। और आपको पता है वर्ल्ड के सारे देशों में युद्ध में अमेरिका अपनी जो पावर है या अपना जो दबदबा है वो बना के रखना चाहता है। इसीलिए उसने इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है और इस बार उसने आक्रमण किया है ईरान पर। ठीक है, तो यहां पर यूएसए ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हमर या हेमर शुरू किया था और 3 न्यूक्लियर साइट पर बम गिरा है। अब आपको पता है कि कारण क्या है, मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, क्यों ये अमेरिका को ईरान पर अटैक करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सीधा युद्ध तो देखिए इजराइल और ईरान के बीच में था, अब अमेरिका बीच में क्यों आया है, वो इसीलिए क्योंकि जो खाड़ी देश है उनको कंट्रोल करने के लिए उसने इजराइल को अपना मोहरा बना रखा है। तो इस आधार पर पूरे जो खाड़ी देश है वो कहीं ना कहीं युद्ध में कूदने से डरते हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का भी हाथ है। ठीक है, तो ऑपरेशन के तहत यूएसए ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। अच्छा, जिन एयरक्राफ्ट के माध्यम से बम गिराएगा वो एयरक्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एडवांस एयरक्राफ्ट है जिनका नाम है B-2 बॉम्बर। इनका जो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, स्पेशली बंकर ब्लास्टर बम के लिए ही जाने जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट बंकर ब्लास्टर बम के लिए ही जाने जाते हैं। तो तीनों जो न्यूक्लियर कमांड थे वो बंकरों में थे, जमीन से, एक तो जमीन से ऑलमोस्ट 90 से 100 मीटर नीचे तक था। तो ईरान दावा कर रहा है कि उसने अपने जो न्यूक्लियर जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको पहले ही उसने शिफ्ट कर दिया था, पहले ही जो भी उसके पास रिसोर्सेस से इक्विपमेंट है उनको उसने शिफ्ट कर दिया था, पर अभी ऑफिशियली इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एडवांस एयरक्राफ्ट है B-2 बॉम्बर, इसका यूज किया अमेरिका ने और 13,607 किलोग्राम वेट के बंकर बस्टर बम का इसने इस्तेमाल किया है। तो 2 साइट पर तो इसने बम गिराए और इस्फहान साइट पर इसने मिसाइल से अटैक किया है अमेरिका ने। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। हार्मुज स्ट्रेट किन 2 समुद्रों को आपस में जोड़ता है? कुछ समय पहले हमने ईरान के मैप के बारे में बात की थी। ईरान का हमने नेबर कंट्रीज से मैंने आपको बोला था कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है तो इन फ्यूचर जो भी एग्जाम सब कंडक्ट होगी उसमें ईरान और इजराइल की जो नेबर कंट्रीज है ना वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, नेबर कंट्रीज पढ़ी थी ईरान की। वहां पर मैंने आपको एक स्ट्रेट के बारे में भी बताया था और मैंने आपको वहां भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्मुज स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ईरान के दक्षिण में। अब ईरान ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि उसने हार्मुज स्ट्रेट को वो बंद करेगा। क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया ईरान के ऊपर। तो दक्षिण में, ईरान के दक्षिण में 2 सागरों को जोड़ता है एक स्ट्रेट है। यह है एक तो फारस की खाड़ी और एक ओमान की खाड़ी, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, हार्मुज स्ट्रेट। तो ईरान ने इस स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरा जो ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो मार्केट है ना उसमें से 30 से 40% क्रूड ऑयल जो है वो यहीं से होकर गुजरता है। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, स्पेशली एक्सपोर्ट करते हैं खाड़ी देश, तो वो यहीं से होकर गुजरता है। तो अब यहां पर अगर ईरान इस स्ट्रेट को बंद कर देता है जो कि उसने घोषणा की है, तो आने वाले दिनों में जो ऑयल है उसके रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया को भी कमी फेस करनी पड़ सकती है ऑयल की, और डेफिनेटली करनी पड़ेगी अगर ज्यादा दिन तक ये हॉर्मुज स्ट्रेट बन रहा तो। अच्छा, लोकेशन देखें मैप पर, तो यह है ईरान, इनकी नेबर कंट्रीज मैंने आपको बताई थी। देखो, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ईरान से ईस्ट में टच होते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर में जाएंगे तो उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की है। ये 3 देश बाउंड्री बनाते हैं ईरान से। कितने हो गए? 6। और अगर पश्चिम में आएंगे तो ये है इराक, ये बाउंड्री शेयर करता है ईरान से। तो ऐसे 7 देश हो जाते हैं जो कि ईरान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और यहां पर हम दक्षिण में आएंगे तो ये देखो, ये आपको एक समुद्री क्षेत्र देखने को मिलेगा, एक जलडमरू मध्य देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से इसे पुकारा जाता है। यह है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। और अगर इधर आएंगे तो यह है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के उत्तर में। तो अगर हम इस मैप को जूम करेंगे तो आप इस तरीके से इसको देखो और यहां पर आपको पता चलेगा पर्शियन गल्फ के बारे में, और यह है गल्फ ऑफ ओमान। और यह है
स्टेट ऑफ हॉर्मूज किन दो सागरों को मिलाती है? तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। और किन दो स्थलों को अलग करती है? तो यूएई और ईरान को अलग करने का काम करता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो ईरान के साउथ में है। ईरान ने इसे बंद करने की घोषणा की है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद, क्योंकि अमेरिका ने इस पर आक्रमण किया है। अब इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको बताया, ग्लोबल क्रूड ऑयल का ऑलमोस्ट मतलब 20-30% ऑलमोस्ट कभी कभी 40% तक सप्लाई इसी स्ट्रेट से होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसका जो सप्लाई है ना वो इसी से होता है। ऑलमोस्ट 30 से 40% तक इसका डेटा देखने को मिलता है अलग अलग रिपोर्ट्स में। दुनिया का लगभग 1/3 जो एलपीजी है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है, ट्रांसपोर्ट होता है। भारत अपनी लगभग 85% जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट करता है, और उसमें से भी 45 से 50% तक इसी स्ट्रेट से होकर इंडिया आता है। तो अगर ये स्ट्रेट बंद होता है तो इन फ्यूचर इंडिया पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको लोकेशन समझ में आई होगी। ऐसे स्ट्रेट याद रखा करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उनको भी थोड़ी नजर डालिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में जियो पॉलिटिक्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे बदल रहा है ना विश्व परिदृश्य, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड के मेन मेन अगर हम स्ट्रेट देख लें तो जो जो इंपॉर्टेंट है, एक मलक्का स्ट्रेट काफी फेमस है। ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को दक्षिण चीन सागर से, है ना। भारत के दक्षिण पूर्व में मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर में देखने को मिलता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में है। सुंडा स्ट्रेट की बात करें, जावा सागर और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। हार्मूज हमने पढ़ लिया है। जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। ओके, स्पेन और मोरक्को को यह अलग करता है, उसके बीच में स्थित है। बेरिन स्ट्रेट की बात करें तो बेरिन सागर और चुकची सागर को या सी को ये जोड़ता है। रूस और अलास्का को ये अलग करता है। अलास्का यूएसए का पार्ट है। एक डोवर जल संधि काफी फेमस है, डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, उनके बीच में है। एक पाक स्ट्रेट आपने काफी सुना होगा, ये बे ऑफ बंगाल और मन्नार, बे ऑफ मन्नार, इन दोनों को कनेक्ट करता है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये दोनों को अलग करता है। बाब अल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी में देखने को मिलता है। यमन और जिबूती के मध्य में इन दो देशों को अलग करता है। एक मैगलन स्ट्रेट काफी फेमस है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ये जोड़ता है। चिली के पास देखने को मिलता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो ये वर्ल्ड के मेन मेन जो स्ट्रेट है ना, व्यापार के लिए स्पेशली काम आते हैं, आप सभी को पता है। रूट होते हैं समुद्र में छोटे छोटे, है ना। कोई एक गलियारा समुद्र में दो सी को जोड़ने का काम करता है। तो ये सारे यहां पर क्लियर हो गए। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स स्पेशली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ओके, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको पता है एसएससी सीजीएल या अदर जो भी एग्जाम्स होती है सेंट्रल की स्पेशली, तो वहां पर जीएस में काफी डाउट आते हैं स्टूडेंट को, वहां पर स्कोर करना काफी मुश्किल होता है। तो आप स्पेशली जीएस के लिए 100 आवर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। जीएस के सारे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, ये सारे आपके यहां पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक पर जो आपको मॉक टेस्ट की सीरीज है, उसके मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ अवेलेबल है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिए ही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओटावा संधि को छोड़ने की घोषणा किस देश ने हाल ही में की है? तो ओटावा संधि या ओटावा कन्वेंशन, इसको छोड़ने की घोषणा की है हाल ही में यूरोपीय देश फिनलैंड ने। यूरोप का देश है फिनलैंड, इसने कहा है कि भाई हम ओटावा कन्वेंशन से ऑफिशियली बाहर हो रहे हैं। अच्छा, कन्वेंशन क्या है ये समझ में आए तब हमारे किसी काम का है कि किसने छोड़ा और किसने पकड़ा, है ना। देखिए, अगर हम ओटावा कन्वेंशन की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसमें हुआ यह था कि कनाडा के ओटावा में ये साइन की गई थी।
जो ऐसे लैंड माइंस होते हैं, एंटी पर्सनल लैंड माइंस, मतलब जो इंसानों के लिए यूज किए जाते हैं ना, अपने बाउंड्री को सेव करने के लिए जमीन के अंदर लैंड माइंस बिछा दिया। अब कोई भी अगर दुश्मन आता है, कोई व्यक्ति, विपरीत सेना का कोई व्यक्ति, और जब वो लैंडस्लाइड पर पांव रखेगा तो आपने मूवीज में देखा है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो ओटावा कन्वेंशन था ना, उसमें क्या किया गया था कि ऐसे लैंड माइंस को विरुद्ध माना गया था मानवता के। तो उस वक्त ये एक ट्रीटी अपनाई गई कि भाई ऐसे लैंड माइंस का ना तो प्रोडक्शन किया जाएगा, ना यूज किए जाएंगे, और ना ही उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से हम बैन लगाते हैं, ना तो खरीदेंगे, ना खुद बनाएंगे, ना ही यूज करेंगे। तो ये था ओटावा कन्वेंशन। अब यूरोपीय देशों के साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर ऑलरेडी आपको पता है अधिकतर क्षेत्र कब्जा रखा है, युद्ध लगातार चल रहा है। तो इसी कंडीशन में यूरोप के देशों के ऊपर काफी थ्रेट है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपनी बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए अब भाई एंटी पर्सनल्स माइंस को, लैंड माइंस को बनाना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब वो तो तब होगा जब आपने ओटावा कन्वेंशन या तो साइन ना किया हो, या फिर अगर किया है तो उससे बाहर निकलो। तो फिनलैंड ने अभी घोषणा की है कि भाई हम ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमको लैंड माइंस की जरूरत है रशिया के खिलाफ। तो उसने अभी ओटावा कन्वेंशन से वो बाहर हो गया है। ठीक है, फिनलैंड की पार्लियामेंट में ये बिल लाया गया, 200 वोट डले और 157 वोट ओटावा कन्वेंशन से बाहर होने के पक्ष में आए हैं। और इस तरीके से फिनलैंड यूरोप का 5वां देश बन गया है जो कि ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकला है। यह कन्वेंशन 1999 में लागू किया गया था। 165 देशों ने इस पर साइन कर रखी है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान, इन्होंने इस कन्वेंशन पर साइन नहीं की। हमको जरूरत है भाई। ठीक है, यूरोप के 5 देश जिन्होंने छोड़ा है, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड। अभी जो लेटेस्ट है नया वाला वो है फिनलैंड। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को, 23 जून को। किस घटना की याद में? तो 23 जून को एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 को। तो इसी दिन की याद में और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की याद में, क्योंकि इसी के बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी आयोजित किए गए थे पहली बार 1896 में। ठीक है, तो ये जो संस्था बनी ना, इसके बाद ही गेम्स भी आयोजित होना शुरू हुए। तो इन दोनों के सम्मान में एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन का दिन है 23 जून, इसकी याद में 23 जून को हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 2025 में लेट्स मूव इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम है 2025 में। ठीक है, आपको पता है ओलंपिक गेम्स का आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती। दुनिया के सबसे बड़े गेम्स से 4 साल में एक बार ओलंपिक आयोजित होता है, लेकिन यहां पर 2 ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, एक समर ओलंपिक है और एक विंटर ओलंपिक है। 2-2 साल की गैप में ये दोनों आयोजित होते हैं। तो एक ओलंपिक, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो, 4 साल में एक बार होता है। पहले जो समर ओलंपिक है वही मेन होते हैं, और पहली बार उनकी शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस में की गई थी। प्राचीन काल में यूनान के नाम से ग्रीस जाना जाता था। आयोजन करवाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1894 में यह गठित हो गई थी। ओके, अगर मैंने कहीं 1994 तो नहीं बोला ना, देख लेना, 1894। ठीक है, 23 जून हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में, और प्रेसिडेंट अभी कुछ समय पहले ही चेंज हुए हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में आईओसी के प्रेसिडेंट के पद पर है, जो कि जिम्बाब्वे देश से आती है, अफ्रीकी देश है ना। चर्चा में रही सुवर्ण रेखा नदी भारत के किस राज्य से निकलती? तो रिसेंटली स्वर्ण रेखा नदी में एक फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, क्योंकि बारिश का समय। इस नदी में बाढ़ के कारण ओडिशा के 50,000 लोग प्रभावित हुए,
है ना, जिनको सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। तो स्वर्ण रेखा नदी भारत के बहाव क्षेत्र तो इसका पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में देखने को मिलता है, लेकिन इसका उद्गम पूछा गया है तो ये भारत के झारखंड में रांची के निकट देखने को मिलता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड झारखंड के रांची के निकट से ये झारखंड राज्य से निकलती है। तो अभी फ्लड आया था, फ्लड का कारण दो थे, एक तो बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी और साथ ही साथ एक चंडिल डैम है इस नदी पर झारखंड में, वहां से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा था, तो इसके कारण ओडिशा के क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। ठीक है, तो फ्लड के कारण यह नदी सुर्खियों में रही। झारखंड राज्य से निकलती है, वेस्ट बंगाल होते हुए ओडिशा जाती है और ओडिशा के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेंथ 395 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। नदी पर झारखंड का फेमस हुंदरू फॉल देखने को मिलता है। तो हुंदरू फॉल जो कि झारखंड में है, ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और इसी पर झारखंड में जो चंडिल डैम है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी अगर हम पावर कैपेसिटी देखें, है ना, जल विद्युत परियोजना बनाई गई है तो इसकी कैपेसिटी है 8 मेगावाट। झारखंड में स्थित चंडिल डैम और यहीं से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहां आयोजित की जाएगी? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, ठीक है, इसकी विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की जा रही है चीन के क्योंगदाओ शहर में, क्योंकि इस साल जो शंघाई सहयोग संगठन की जो समिट है ना, एनुअल समिट, उसका आयोजन भी चाइना में ही किया जा रहा है। तो चीन के क्योंगदाओ में जो डिफेंस मिनिस्टर है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य, उनके डिफेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर भारत की ओर से भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो पार्टिसिपेट करेंगे। 25 तारीख को ये कल शुरू होगी और 27 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2020 की गलवान जो घाटी की घटना हुई थी, इंडिया और चीन के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और 2025 में अभी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई है, उसके बाद अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आपस में मुलाकात करेंगे यहां पर। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग एशिया के देश देखने को मिलते हैं हमें। विश्व के 24% जो एरियाज है वो इस संगठन के देशों के पास है। इसके अलावा 42% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्री है वहीं पर 42% ग्लोबल पॉपुलेशन पाई जाती है। 10 मेंबर कंट्री है शंघाई सहयोग संगठन की: चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ठीक है, सबसे पहली बार 1966 में शंघाई 5 के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ने मिलकर। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इससे जुड़ते हैं। 2023 में ईरान जुड़ता है और 2024 में फाइनली बेलारूस इसका मेंबर बनता है। तो 10 पूर्ण सदस्य और बाकी फिर ऑब्जर्वर कंट्रीज की अलग है। सबसे पहली बार शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी 2001 में चीन के शंघाई में। 24th समिट का आयोजन लास्ट ईयर कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था और अब 2025 में 25th एससीओ की जो समिट है उसका आयोजन किया जाएगा चीन में। इसीलिए विदेश मंत्री की बैठक भी चीन में ही आयोजित की गई। थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? पहली चीज तो ये कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कहां पर आयोजित की गई? थाईलैंड। ठीक है, यहां पर इंडिया की जो पैरा बैडमिंटन टीम है उन्होंने टोटल 27 मेडल अपने नाम किए, 27 मेडल जीते हैं। अभी तक का इस चैंपियनशिप में इंडिया का बेस्ट प्रदर्शन है ये। 27 मेडल में से 4 हमने गोल्ड जीते, 10 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। थाईलैंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 तारीख को शुरू हुआ था और 22 जून तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अभी इसकी फाइनल मेडल टैली नहीं दी है प्रॉपर कि फर्स्ट पे कौन, सेकंड पर कौन, तो अभी हमने इसकी बात नहीं की है। जब भी वो आएगी तब मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी केवल इतना कि 27 मेडल इंडिया ने जीते और अब तक का इंडिया का टॉप प्रदर्शन रहा है।
एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, पैरा खिलाड़ियों की बैडमिंटन चैंपियनशिप है, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। पहली बार 2004 में इसका आयोजन किया गया था और अभी 2025 में थाईलैंड में आयोजित की गई। अब जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंतर्गत आती है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और आगे चलकर 1981 में इसमें इंक्लूड किया गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को मर्ज करके ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बन गया। हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में, 202 मेंबर कंट्री और खुनाइंग पटामा वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। हाल ही में ललित उपाध्याय ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ललित उपाध्याय ये भारत के फेमस हॉकी खिलाड़ी हैं। वैसे एक और हॉकी खिलाड़ी ने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट किया था हॉकी खेलों से, बहुत ही फेमस पीआर श्रीजेश है ना, उनको भी याद रखना। और अब ललित उपाध्याय ने भी हॉकी खेलों से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। भारत की हॉकी टीम में ये फॉरवर्ड पोजीशन पर हॉकी खेलते थे, ठीक है ना। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। 2007 में जो हमारी मेंस हॉकी टीम एशिया कप में गोल्ड जीती थी उस टीम के ये सदस्य रहे हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारी जो ब्रॉन्ज मेडल विनर हॉकी टीम है उसमें भी फॉरवर्ड पोजीशन पर थे ललित उपाध्याय। भारत सरकार के द्वारा इनको 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब ललित उपाध्याय ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, उत्तर प्रदेश से भारत के हॉकी खिलाड़ी। लास्ट क्वेश्चन, रणथंबोर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंबोर नाम सुन के आपको समझ में आ जाएगा, ये भारत के राजस्थान में स्थित है। अभी सुर्खियों में क्यों? रणथंबोर में एक बहुत ही फेमस बाघिन है जिसके हाल ही में एक मृत्यु हुई है ना। अगर इस बाघिन के नाम की बात करें तो इसे एरो हेड के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसके माथे पर एरो का निशान था और इसको ऑफिशियली नाम दिया गया है पहचानने के लिए T84 बाघिन, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में इस बाघिन का निधन हुआ है। अब यहां पर इसकी स्टोरी काफी पीछे अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर पूरा वंश का मतलब दबदबा रहा है, इस बाघिन के वंश का दबदबा हमको देखने को मिला है रणथंबोर नेशनल पार्क में। इस बाघिन के अगर फेमस होने की शुरुआत देखें ना तो एक मछली नाम की बाघिन थी रणथंबोर में ही, इसका ऑफिशियल नाम था T16, ठीक है। वो कहलाती थी क्वीन ऑफ रणथंबोर। कौन? मछली नाम की बाघिन। उसकी एक जब उसकी संतान हुई एक नई बाघिन, उसका नाम रखा गया कृष्णा T19। इसके बाद फिर कृष्णा T19 की जो संतान हुई बाघिन वो थी एरोहेड, ठीक है, T84। इससे बाद में जब इनकी ये मछली नाम की बाघिन का जब निधन हो गया तो उसके बाद क्वीन ऑफ रणथंबोर के नाम से उसके बाद जाना जाने लगा एरोहेड नाम की बाघिन को। देखिए बाघिन जो बाघ समुदाय है ना उसमें कम ही देखने को मिलता है कि जो बाघ के बच्चे हैं वो आगे टेरिटरी के लिए अपने ही माता पिता से लड़ाई करें, लेकिन जो एरोहेड बाघिन है ना इसने क्षेत्र पर दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी जो मां थी कृष्णा T19 बाघिन इसके साथ ही संघर्ष किया था। तो ये बहुत दुनिया में कम देखने को मिलता है कि बाघिन या बाघ अपने ही वंश के साथ लड़ाई करे, तो इसलिए भी ये एक थोड़ा सा स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क की बाघिन थी एरोहेड जिसके हाल ही में निधन हुआ है 14 वर्ष की आयु में। इसका ऑफिशियल नाम था T84, ठीक है, पहचान के लिए। रणथंबोर नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है राजस्थान में। टाइगर पॉपुलेशन के लिए ही जाना जाता है। रणथंबोर के उत्तर में बनास रिवर का बहाव क्षेत्र है और दक्षिण में चंबल रिवर का बहाव क्षेत्र है। 1334 वर्ग किलोमीटर में रणथंबोर नेशनल पार्क फैला हुआ है। 1974 में टाइगर रिजर्व बना और 1980 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ओके, तो यहां पर हमारे 24 जून के सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता किसने? नीरज चोपड़ा। फिर भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस कहां पर शुरू की गई? इसे शुरू किया गया लेह लद्दाख में।
12 पुत्र एतिहा ग्राम योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? इसे शुरू किया गया भारत के ओडिशा राज्य में। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया। एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो यह ब्रॉन्ज जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैस्कॉट का क्या नाम है? तो इसको नाम दिया गया विराज। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य से की गई? ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य से। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं किताब का विमोचन किया अमित शाह ने। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? इसे लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई? बीएसएनएल ने इसे लॉन्च किया है। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, कहां पर स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी भारत के केरला स्टेट में। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर हमारे हो जाते हैं आज के सेशन के। अब कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का हम आंसर ले लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है या किसके अंतर्गत लागू किए गए? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा पठार भारत का जल प्रदाय विभाजक कहलाता है? तो यह सह्याद्री या वेस्टर्न घाट एरिया को कहा जाता है। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना के साथ मिलती है? तो ये कौन सी है? सरस्वती रिवर, जो कि गुप्त मानी जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आज के आंसर। अब आज के देख लेते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, आंसर कीजिएगा कमेंट में। किस हड़प्पा स्थल पर कब्र के अंदर पशु की बलि देने के प्रमाण मिले हैं? पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को किस यूनानी इतिहासकार ने देखा था? जिन्होंने इनके बारे में लिखा भी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? ठीक है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। इसके अलावा ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उससे अवेल कर सकते हैं। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।